नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में जुटे होंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाए आसानी से। तो ठीक है, जिससे हम पहले हमने स्वरों का वर्गीकरण देखा था। स्वरों के वर्गीकरण में हमने सब कुछ पढ़ लिया है, केवल यही हमारा एक अयोग्यवाह बचा हुआ है। आज हम अयोग्यवाह को देखने के बाद जो है व्यंजन पर विचार करेंगे, व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, क्या क्या कैसी चीजें हैं उसको हम देखेंगे। तो आइए हम अयोग्यवाह पर बात करते हैं। अयोग्यवाह अयोग्यवाह क्या है, इस पे हम बात करते हैं। अयोग्यवाह पे, अयोग्यवाह जो होता है ये स्वरों के अंतर्गत ही आते हैं, यानी ये स्वरों के अंतर्गत ही आते हैं। इनकी संख्या दो होती है, एक अंक और एक आह। यानी अयोग्यवाह जो है ये स्वरों के अंतर्गत ही आते हैं। इनकी संख्या दो होती है, एक अंक एक आह, इनकी संख्या दो होती है। अगर आपसे यही पूछता है कि अयोग्यवाह की संख्या कितनी होती है, दो होती है। और कभी कभी जो है दे देता है, एक से दो दे देगा तो इसमें से आपको चार विकल्प दे देंगे, अनुसार, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, अयोग्यवाह। इन चारों में पूछेंगे कि ये कौन से वर्ग हैं तो आपको बता देना है अयोग्यवाह। तो अयोग्यवाह का अर्थ होता है योग न होने पर भी जो साथ हो। यानी अयोग्यवाह का अर्थ क्या होता है, योग्य न होने पर भी जो साथ हो, मतलब योग न होने पर भी जो साथ हो। नोट क्या है, इसमें हमने नोट कर ली, इसके थोड़े संस्कृत में क्या है इसको हम देखते हैं। जैसे अयोग्यवाह जो है अनुस्वार और विसर्ग को संस्कृत में स्वर और व्यंजन से पृथक माना गया है, इसलिए इन्हें योग्यवाह कहते हैं। जो अनुस्वार और विसर्ग हैं, ये जो हमारी बिंदी है ये जो है अनुस्वार है और ये जो है विसर्ग है। ये अनुस्वार और विसर्ग को संस्कृत में स्वर और व्यंजन से पृथक माना गया, यानी अलग माना गया है। स्वर और व्यंजन में पृथक से, स्वर और व्यंजन से संस्कृत में जो है ये स्वर है और ये व्यंजन है। संस्कृत में ये स्वर और ये व्यंजन इनसे पृथक माना गया है, इसलिए इन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। इसका अयोग्यवाह का नामकरण किसने किया था, किशोरीदास वाजपेयी ने किया था। तो बस आज यही इतना तक जो है, आज हमारा ये जो टॉपिक स्वर का था ये खत्म हो गए हैं। तो आइए आज हम व्यंजन देखते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। अयोग्यवाह, अयोग्यवाह का अर्थ होता है योग न होने पर भी जो साथ हों। ये स्वरों के अंतर्गत ही बोले जाते हैं। इनकी संख्या दो होती है। अनुस्वार और विसर्ग को संस्कृत में स्वर और व्यंजन से पृथक माना गया है, इसलिए इन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। इसका नामकरण किशोरीदास वाजपेयी ने किया है। तो आप लोग इसे उतार लीजिए। इसके बाद हम इससे आगे चलते हैं, आज हम व्यंजन देखते हैं। तो आइए आज हम व्यंजन देख रहे हैं। क्या देखते हैं, व्यंजन। व्यंजन वर्ड आज हम देखते हैं। क्या देखते हैं, व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा पहले हम देखेंगे कि व्यंजन की परिभाषा क्या है। कि वे व्यंजन वर्ग, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन वर्ग कहते हैं। यानी वे ध्वनियाँ जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ये हमारे व्यंजन वर्ण हैं। इनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। जहाँ स्वरों की आवश्यकता होती है उन्हें हम व्यंजन वर्ग कहते हैं। तो आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा हम देखते हैं। परिभाषा देखते हैं क्या है।
व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो क्या है कि व्यंजन परिभाषा हम देखते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण हैं कौन कौन से? जैसे ए हमारा का है, का को लिखने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, यानी ये का है, इसमें आ मिला, ये हमारा का बना, यानी ये स्वा है। तो व्यंजन वही कहा गया है परिभाषा में कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। का है, खा है, इस तरीके से आप कोई भी व्यंजन वर्ण लेंगे तो उसमें आ की ध्वनि हमें मिली रहती है। नोट करके हम कुछ चीज हम देखते हैं इसमें। व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय हम केवल इन्हें स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं। व्यंजन वर्णों को स्वतंत्र रूप से हम लिख सकते हैं, इन्हें बोला नहीं जा सकता है। अगर आप का बोलते हैं तो का आप ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे। ये व्यंजन वर्ण है, यानी व्यंजन वर्णों को आप लिख सकते हैं लेकिन इसका उच्चारण नहीं कर सकते। जब भी इसका उच्चारण करते हैं तो हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। तो हमें उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। आइए एक बार हम फिर से समझते हैं कि व्यंजन वर्ण है क्या। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे का आ मिला तो हमारा एक का बना, एक खा आ मिला तो हमारा एक खा बना। तो नोट करके हम भी एक चीज लिखाएंगे कि व्यंजन वर्णों को केवल हम लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते। जब भी हम बोलेंगे तो इनमें स्वर की सहायता अवश्य लेनी पड़ती है। यही चीज यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो आगे आइए हम देखते हैं कि व्यंजन वर्ण कितने भागों में बांटा गया है। व्यंजन वर्णों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। उन 3 भागों को देख ले रहे हैं हम। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन,
अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। यानी व्यंजन वर्णों को हम कितनों भागों में बांटे हैं? व्यंजन वर्णों को हम 3 भागों में बांटे हुए हैं, एक स्पर्श व्यंजन, एक अंतस्थ व्यंजन, एक ऊष्म व्यंजन। एक स्पर्श व्यंजन, एक अंतस्थ व्यंजन, एक ऊष्म व्यंजन। बना दे देंगे। सॉरी, जैसा कि कोई आ गया था, तो आइए हम कंटिन्यू कार्य करते हैं। चलिए, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। एक स्पर्श व्यंजन है, पहला स्पर्श व्यंजन है, दूसरा अंतस्थ व्यंजन है, तीसरा ऊष्म व्यंजन है। तो आप लोग लिख लिए होंगे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। आइए हम इनको एक एक करके देखते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं। आइए हम स्पर्श व्यंजन देखते हैं। पहले इसकी हम परिभाषा देख रहे हैं। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा, कंठ, ताल, दंत, मूर्धा, ओष्ठ के स्पर्श से उच्चरित होते हैं, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। परिभाषा हम देखते हैं व्यंजन वर्ण की, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय स्पर्श व्यंजन, जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा, कंठ, ताल, मूर्धा, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हम परिभाषा देखते हैं, जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से स्पर्श करती है। जैसे आप का बोलेंगे, ये जो हमारा कंठ है यहाँ से स्पर्श होगा, आप बोल के देखिए स्पर्श व्यंजन का, ख, ग, घ, अंगा, यानी कंठ से। इसके बाद च, छ, जा, झा, इया ताल से, इसके ऊपर से, उसके ऊपर से बोले जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन, जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है 25 होती है। इनकी संख्या 25 होती है। यानी का से मा तक। का से म तक स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 होती है। का से म तक आप लोग लिख लेंगे, का से म तक का, खा, का, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। अगर आप लोग न लिख पाए तो लिखा दें, नहीं तो आप लोग इतने समझदार हैं कि आप स्वतः लिख सकते हैं 25 व्यंजन का से म तक जो है। तो एक बार हम फिर से देख ले रहे हैं स्पर्श व्यंजन। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की हम परिभाषा देख रहे हैं, जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा, कंठ, ताल,
मूर्धा, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है, क से म तक। तो स्पर्श व्यंजन आप लोग समझ लिए होंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसकी हम परिभाषा देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन इनका उच्चारण करते समय जिह्वा, कंठ, जिह्वा, ताल, मूर्धा और ओष्ठ को स्पर्श करती है। इनका उच्चारण करते समय इनका उच्चारण करते समय यानी अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करते समय, इनका उच्चारण करते समय जिह्वा, जिह्वा, ताल, दंत और ओष्ठ को अंतस्थ व्यंजन इनका उच्चारण करते समय जिह्वा, ताल, दंत, ओष्ठ, ताल, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। तो अंतस्थ व्यंजन देख रहे हैं। अंतस्थ व्यंजन की हमने परिभाषा देख ली। इसका उच्चारण करते समय जिह्वा, ताल, दंत, ओष्ठ, ताल, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। या, र, ला, वा। या, र, ला, वा। या, रा, ला, वा या इच्युसानाम ताल। आप देखेंगे ताल के अंतर्गत आता है, ये मूर्धा के अंतर्गत आता है, ये दंत के अंतर्गत आता है, ये ओष्ठ के अंतर्गत आता है। ये ओष्ठ के अंतर्गत आता है। तो आप लोग समझ गए होंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इनका उच्चारण करते समय जिह्वा, ताल, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, क्योंकि ये चारों व्यंजन जो है 4 जगह से उच्चरित होते हैं। जैसे य का उच्चारण ताल से होता है, र का उच्चारण मूर्धा से होता है, ला का उच्चारण दंत से होता है, वा का उच्चारण ओष्ठ से होता है। तो आइए अंतस्थ व्यंजन हम देख लिए। अब ऊष्म व्यंजन हम देखते हैं। ऊष्म व्यंजन।
उस व्यंजन की हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय रगड़ खाकर मुख से ऊष्मा निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। मुख से ऊष्मा निकलती है, मुख से ऊष्मा निकलती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आइए हम परिभाषा देखते हैं कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय रगड़ या घर्षण के कारण मुख से ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय रगड़ या घर्षण से जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय रगड़ या घर्षण से तो व्यंजन वर्ण में हम उस व्यंजन देख रहे हैं। उस व्यंजन की परिभाषा में लिखे जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय रगड़ या घर्षण से मुख से ऊष्मा निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। उच्चार कौन कौन है? आइए हम देखते हैं। ये 4, तो आप लोग इसे उतार लीजिए। चलिए फिर से एक बार हम देख रहे हैं। व्यंजन वर्ण जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय, मतलब उस व्यंजन परिभाषा हम फिर से देख रहे हैं। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय रगड़ या घर्षण से मुख से ऊष्मा निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। स स स ह 4 हो गए। तो आइए हम आगे देखते हैं। व्यंजन वर्ण, अब आगे देखते हैं हम उच्चारणगत स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। अब हम पढ़ेंगे उच्चारणगत स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। उच्चारणगत स्थान के आधार पर व्यंजन के 7 भेद होते हैं। कंठ, ताल, दंत, मूर्धा, दंतोष्ठ, कंठ, ताल, दंत, मूर्धा, एक बाद दंतोष्ठ, एक बाद वत्स लिखते हैं। चलिए उच्चारणगत स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद मिटा दे रहे हैं पहले।
उच्चारणगत स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद क्या है? उच्चारणगत स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। उच्चारणगत स्थान के आधार पर व्यंजन के 7 भेद होते हैं। भेद कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब इन 7 का नाम लिख ले रहे हैं। कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, दंतोष्ठ है, वत्स है। वत्स। तो उच्चारणगत स्थान के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, दंतोष्ठ है, वत्स है। यानी ये 7 होते हैं। तो आप लोग इसे उतार लीजिए, फिर हम एक एक की परिभाषा देखते हैं। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ और वत्स, इनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, इनका उच्चारण कैसे होता है, फिर हम इन सबकी परिभाषा देखते हैं। तो आगे चलें? ठीक, आगे चल रहे हैं। आइए हम इसके आगे देखते हैं। कंठ। कंठ। कंठ, इसका उच्चारण यहाँ से, यानी इसका उच्चारण ताल के पिछले भाग, यानी यहाँ से जो ताल है हमारी जीभ है, इसके पिछले भाग यानी यहाँ से होता है, कंठ से उच्चारण होता है। यानी इसका उच्चारण ताल के पिछले भाग से होता है। इसका उच्चारण ताल के पिछले भाग कंठ से होता है। मतलब कंठ है जो हमारी तालु है, जीभ के ऊपर का भाग तालु है, तो यहाँ से जैसे बोले थे का, खा, गा, घा, मतलब यहाँ कंठ है, कंठ बोलते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान ताल के पिछले भाग से होता है, इसे हम कंठ कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है देखते हैं हम। जैसे का है, खा है, गा है, घा है, अंगा है, आ है, इसके बाद एक विसर्ग है, इसके बाद हा है। यानी ताल के अंतर्गत इतने आएंगे। का वर्ग आएगा, इसको हम का वर्ग बोलते हैं। का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा आएंगे। इसके बाद आ आएगा, फिर विसर्ग आएगा, फिर हा आएगा, यानी का वर्ग। कंठ के अंतर्गत कितने आएंगे? का, खा, गा, घा, अंगा। इसके बाद आ, विसर्ग और हा। इसका एक संस्कृत में सूत्र है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। आइए हम कंठ के बाद आगे चलते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं कि लिख लिए होंगे। तो आइए फिर आगे देखते हैं। कंठ के बाद हम तालु देखते हैं। ताल के अंतर्गत
ताल के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं? ई, चा, छा, जा, झा, ञ, या और सा। ताल के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ताल जो जिह्वा का ऊपरी भाग है उसे हम ताल बोलते हैं। इनका उच्चारण स्थान यहाँ से होता है ई, चा, छा, जा, झा, यानी ताल मतलब जिह्वा का ऊपरी भाग। ताल जिह्वा का ऊपरी भाग। ताल जिह्वा के ऊपरी भाग से इसका उच्चारण होता है ताल का। ताल में आप लोग लिख लिए होंगे, ताल में इसका उच्चारण स्थान जिह्वा का ऊपरी भाग से होता है। इसमें ई, चा, छा, जा, झा, इया, या और सा आते हैं। आइए हम आगे देखते हैं ताल के बाद। मूर्धा। मूर्धा जो होता है वह जिह्वा के ऊपरी भाग मतलब ताल के बीच का भाग होता है। ताल के बीच का सबसे ऊंचा भाग। मूर्धा का उच्चारण कहाँ से होता है? ताल के बीच का जो हमारा ताल है उसके बीच का जो सबसे ऊपरी भाग होता है वहां से होता है, उसे हम मूर्धा कहते हैं। अब मूर्धा हम देखते हैं कौन कौन से वर्ड होते हैं। टा वर्ग, मूर्धा में जो है टा वर्ग है। टा वर्ग, टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। री आता है, रा आता है और सा आता है। यानी मूर्धा, मूर्धा क्या हमारा? मूर्धा जो ताल के बीच का सबसे ऊपरी भाग होता है उसे हम मूर्धा कहते हैं। मतलब मूर्धा ताल के बीच का सबसे ऊपरी भाग से जिसका उच्चारण होता है उसे हम मूर्धा कहते हैं। मूर्धा में कितने वर्ड आते हैं? टा वर्ग आता है, जैसे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा हो गया। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा हो गया। इसके बाद री, रा और सा ये मूर्धा में आते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हम दंत देखते हैं। आइए हम दंत देखते हैं। दंत की परिभाषा क्या है कि इनका उच्चारण करते समय जिह्वा दांतों के अगले भाग को स्पर्श करती है, उन्हें हम दंत कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय दंत, इनका उच्चारण करते समय इनका उच्चारण करते समय दांतों द्वारा दंत। दंत इनका उच्चारण करते समय दांतों द्वारा जिह्वा के अगले भाग को स्पर्श करते हैं।
इसलिए हम इन्हें दंत वर्ण कहते हैं। जैसे ता, था, दा, धा, जब भी आप इनका उच्चारण करेंगे तो जो जिह्वा है हमारी, जो दांत है, वो जिह्वा के अगले भाग को स्पर्श करते हैं, इसलिए हम इन्हें दंत वर्ण कहते हैं। आइए हम देखते हैं इनकी संख्या क्या है। ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना, ला, सा, ला व सा। दंत, इनका उच्चारण करते समय दांतों द्वारा जिह्वा के अगले भाग को स्पर्श करते हैं। ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना, ला, सा, ये दंत में आते हैं। जैसे कभी भी आप जो है दंत वर्ण का उच्चारण कीजिए, जैसे जिह्वा दांत है, दांत जो है जिह्वा के अगले भाग को स्पर्श करते हैं। आप उच्चारण करके देख भी लीजिए इनको, जैसे ता, था, दा, धा, ना। आपका जो जिह्वा है, जो दांत है, वो जिह्वा के अगले भाग को स्पर्श करते हैं, इसलिए इन्हें हम दंत वर्ण कहते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। ओष्ठ, ओष्ठ क्या है? जिनका उच्चारण करते समय दोनों ओठों का परस्पर मेल होता है, उन्हें हम ओष्ठ कहते हैं। परिभाषा हम देख लेते हैं। दोनों होठों के परस्पर मेल से, दोनों होठों के परस्पर मेल से जिनका उच्चारण होता है, उन्हें हम ओष्ठ कहते हैं। ओष्ठ, ओष्ठ में क्या है? दोनों ओष्ठों, हाँ, जिनका उच्चारण करते समय दोनों होठों का परस्पर मेल होता है, हम उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। तो ओष्ठ व्यंजन में आइए हम देखते हैं। पा वर्ग, पा है, फा है, बा है, भा है, मा है, ऊ है, ऊ है। ओष्ठ, आप लोग लिख लीजिए। ओष्ठ, दोनों ओठों के परस्पर मेल से जिनका उच्चारण होता है, उन्हें हम ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा, ऊ, यानी पा वर्ग जो है ओष्ठ के अंतर्गत आता है, तो आप याद करने में आसानी होगी। तो आइए हम आगे चलते हैं। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ क्या है? नीचे के होंठ दांतों को स्पर्श करते हैं, इन्हें हम दंतोष्ठ कहते हैं। नीचे के ओष्ठ ऊपर के नीचे के ओठ ऊपर के दांतों को स्पर्श करते हैं, इसलिए हम उन्हें दंतोष्ठ कहते हैं। दंतोष्ठ में क्या है?
कि नीचे के दांत ऊपर के ओष्ठों को स्पर्श करते हैं, उन्हें हम दंतोष्ठ कहते हैं। इसमें क्या आता है, एक व आता है, व ये हमारा दंतोष्ठ है। नीचे के दांत ऊपर के ओठों को, हाँ, नीचे के ओष्ठ जो हैं ऊपर के दांतों को जब स्पर्श करते हैं तो उन्हें हम दंतोष्ठ कहते हैं, जैसे वा। तो जब वा का आप शुद्ध उच्चारण करेंगे तो ये जो नीचे के ओठ हैं ऊपर के दांतों को स्पर्श करेंगे। तो दंतोष्ठ के बाद हमारे एक और बचा है, देख लेते हैं, वत्स। वस्त्र, वस्त्र का अर्थ क्या होता है, मसूड़ों को कहते हैं। वस्त्र जो है मसूड़ों को कहते हैं। वत्स किसको कहते हैं, वर्ष मसूड़ों को कहते हैं। वर्ष किसको कहते हैं, मसूड़ों को कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है कि जीभ जब किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय मसूड़ों को स्पर्श करती है तो उन्हें हम वर्ष कहते हैं। जीभ जब किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय मसूड़े का स्पर्श करती है उन्हें हम वर्ष व्यंजन कहते हैं। वर्ष व्यंजन कितने होते हैं, देखते हैं। सा, रा, ला, जा, ना, यही वत्स व्यंजन है। इनको याद करने का एक सरल भी है कि सरल जन। आप ऐसे जान लीजिए वत्स व्यंजन किसे कहते हैं, सरल जन। सरल जन जो हो आप उन्हें मार के, जहां भी स दिख जाए, र दिख जाए, ला दिख जाए, जा दिख जाए, पूछे वत्स व्यंजन इसमें कौन है, यही इतने हैं। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, सरल जन। तो आज यहीं तक बस, इसके बाद हम क्लास समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे हम कल देखते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।